जब बेटे ने अपनी माँ के आंखों में आंसू देखा तो अपनी पत्नी को कैसे सबक सिखाया। नई नवेली बहू को आए हुए अभी महीने भर भी नहीं हुए थे, पर पता नहीं क्यों उसके चेहरे पर नूर नहीं आता था। शायद किसी बात से नाराज है, हर पल यही प्रतीत होता था। सुलोचना जी ने कई बार पूछने की कोशिश की, पर वो हर बार सुमन टाल ही जाती थी। सुलोचना जी भी यही सोचती रह जाती थी, क्या पता अभी अभी शादी हुई है, नए घर में मन लगने में भी वक्त लगता है, इसलिए शायद बहू ज़्यादा बोल नहीं पा रही है और चुप रहती है। एक दिन अचानक बिना बताए ही उसका भाई उसे लेने आ गया। अभी नई नई शादी हुई थी, इस कारण से सुलोचना जी ने भी मना नहीं किया। बहू के जाने के बाद सुलोचना जी ने अपने बेटे राहुल से कहा, राहुल बेटा क्या बात है, बहू चुप चुप ही रहती है और चेहरे से भी लगता है जैसे कोई नाराज़गी हो, कोई बात है क्या? पता नहीं मम्मी, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता, राहुल ने जवाब दिया। शायद मेरी गलतफहमी हो, पर फिर भी एक बार मन टटोल कर देख, क्या पता जो मुझसे ना बोल पा रही हो तुझे बोल दे। ठीक है, जब आएगी तब बात करके देख लूँगा, कहकर राहुल अपने ऑफिस चला गया। शाम को जब राहुल घर आया तो देखा सुलोचना जी उदास बैठी हैं। उन्हें उदास देखकर राहुल ने पूछा, क्या हुआ माँ, आप ऐसे उदास क्यों बैठी हो? राहुल के सवाल पर सुलोचना जी ने उसकी तरफ नज़रें उठाकर देखा और कहा, बेटा कल संडे है तो तुम एक काम कर, तेरा सामान मेरे कमरे में शिफ्ट कर ले और मैं तेरे कमरे में शिफ्ट हो जाती हूँ। अरे अचानक से कमरा शिफ्ट करने की बात कहाँ से आ गई, और क्या परेशानी है जो कमरा शिफ्ट कर रहे हो? सुलोचना जी के पास बैठता हुआ बोला, बेटा मैं अकेली तो जीव हूँ, तेरे पापा है नहीं, भला इतने बड़े कमरे का मैं क्या करूँगी? बड़ा कमरा तू ले ले और मेरा सामान तेरे कमरे में शिफ्ट कर दे। अरे माँ रहने दो ना, क्या ज़रूरत है, आराम से रह तो रहे हैं। वैसे भी सुमन यहाँ है नहीं, वो क्या सोचेगी, और लोग सुमन के बारे में क्या क्या बातें बनाएंगे। आते ही सास को उसके कमरे से निकाल दिया। राहुल हंसते हुए बोला। उसके बात सुनकर सुलोचना जी चुप हो गई, पर दूसरे दिन उसके पीछे पड़कर उन्होंने कमरा शिफ्ट करवा ही दिया। जब सब सामान कमरों में शिफ्ट हो गया तो सुलोचना जी बोली, बेटा एक काम कर, तेरे ससुराल से जो सोफ़ा आए हैं वो भी यही कमरे में रख ले। उनकी बात सुनकर राहुल बोला, माँ तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है, पड़े रहने दो ना बाहर, मेहमान आएंगे तो बाहर बैठने के काम आएंगे। अरे पर हमारे अपने भी तो सोफ़े हैं, वो रख लेंगे हॉल में। अरे माँ कैसी बातें कर रही हो, नए सोफ़े हैं, हॉल में ज़्यादा अच्छे लगेंगे। नहीं नहीं, बहू के नए सोफ़े हैं, उसके कमरे में ही अच्छे लगेंगे। उनकी बातें सुनकर राहुल एक पल के लिए चुप हो गया, फिर बोला, किसी ने कुछ कहा है क्या? अचानक से उनके सवाल को सुनकर सुलोचना जी झूठी हंसी हंसते हुए बोली, नहीं नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा, बस उस कमरे में रहने दो। फिर बोली, आखिरकार सोफे सुमन के कमरे में शिफ्ट कर दिए गए। दूसरे दिन राहुल जब घर आया तो सुमन आ चुकी थी। राहुल को बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि सुमन का अभी कुछ दिन आने का बिल्कुल भी मूड नहीं था। राहुल नोटिस कर रहा था कि सुमन और सुलोचना जी के बीच में अजीब सा तनाव था। दोनों खुलकर बातें नहीं करती थी। कुछ दिनों बाद सुमन दोबारा मायके गई। उस दिन भी राहुल शाम को लौटा तो सुलोचना जी चुपचाप उदास बैठी हुई थी। राहुल ने फिर इसका कारण पूछा तो सुलोचना जी ने कहा, बेटा तू पूजा घर मेरे कमरे में शिफ्ट कर दे। इससे पहले कि राहुल कुछ पूछता, सुलोचना जी ऐसा कहकर रसोई में राहुल के लिए चाय बनाने चली गई। अब राहुल के मन में भी हलचल सी होने लगी थी। आखिर कुछ तो है, जब भी सुमन मायके जाती है तभी माँ अजीब सी जिद क्यों करती है, पहले कमरा और अब पूजा घर। जब सुमन घर पर होती है
तब भी माँ और उसके बीच अजीब सा तनाव लगता है। कुछ तो बात है, पर माँ बता नहीं रही। वही सोफे पर सुलोचना जी का फ़ोन पड़ा हुआ था। उठाकर चेक किया तो उसमें शाम को सुमन की मम्मी का फ़ोन आया हुआ था। राहुल को सच में अब तो कुछ गड़बड़ होने का एहसास होने लगा था। उसने दोबारा से पूछा भी, पर वो टाल गई। आखिरकार उनकी जिद के कारण राहुल को पूजा घर भी उनके कमरे में शिफ्ट करना पड़ा। और दूसरे दिन जब घर लौटा तो वाकई वो देखकर हैरान रह गया कि सुमन मायके से आ गई। पर जब माँ ही नहीं बताना चाहती तो आखिर राहुल पूछे भी किससे। सुमन से बात की तो उसने सिर्फ इतना कहा कि अब माँ की इच्छा है कि वो क्या करना चाहती है तो मैं क्या करूं। इसके आगे राहुल भी कुछ न कह सका। पर शक का कीड़ा तो दिमाग में बैठ गया था। उसका शक यकीन में बदल गया जब कुछ दिन बाद सुमन वापस मायके गई। इस बार सुलोचना जी ने राहुल से सुमन के दहेज में आया हुआ टीवी उसके कमरे में लगाने को कहा। इस बार राहुल बिगड़ गया। ये क्या है माँ, आखिर ये क्या लगा रखा है आपने? जब भी सुमन मायके जाती है आप बस यही बात करने लग जाती हो। इसको यहाँ सेट कर दो, उसको वहाँ सेट करो। आखिर चल क्या रहा है आपके मन में, बताती क्यों नहीं हो आप? राहुल को इस तरह चिल्लाते देखकर सुलोचना जी की आंखों में आंसू आ गए और वो लगभग रोते हुए बोली, बेटा मैं तो बस यही चाहती हूँ कि तुम दोनों खुश रहो। आखिर मेरी उम्र ही कितनी बची है, मेरे कारण तुम्हारा घर ना बसे, मैं ऐसा कभी नहीं चाहूँगी। सुलोचना जी की ऐसी बातें सुनकर राहुल हैरान हो गया। फिर बड़े प्यार से सुलोचना जी से पूछा, माँ सच सच बताओ, हो क्या रहा है? रोती रोती सुलोचना जी ने जो बात कही सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सुलोचना जी को रोता देखकर राहुल का मन रो रहा था, पर फिर भी उसने हिम्मत करके बड़े ही प्यार से सुलोचना जी से पूछा, माँ बात क्या है? जब तक बताओगी नहीं समस्या का समाधान कैसे होगा? राहुल को इस तरह बोलता देखकर सुलोचना जी ने रोते रोते ही उसका हाथ पकड़कर कहा, पहले वादा करो तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। मैं अकेले कैसे रहूँगी तेरे बिना? तेरे पापा भी नहीं हैं। भगवान के लिए मुझे वृद्धाश्रम भी मत छोड़ना बेटा। मैं तुम लोगों को परेशान नहीं करती, पता नहीं सब कुछ अपने आप हो जाता है। अरे माँ आप भी कैसे कैसे बातें कर रही हो? जो भी है खुल कर बताओ। और मैं क्यों छोड़कर जाने लगा आपको? मैं कहीं नहीं छोड़कर जा रहा हूँ आपको। जिस दिन आपको ऐसा लगे मुझे घर से निकाल देना। जब सुलोचना जी को राहुल की बातों पर विश्वास हुआ तब सुलोचना जी ने बोलना शुरू किया, याद है तुम्हारी शादी के बाद जब सुमन का भाई उसे अचानक लेने आया था और वो मायके चली गई थी। मुझे तो यही लगा था कि उसके मायके वालों को उसकी याद आ रही है, लेकिन उसके जाने के बाद सुमन की माँ का फ़ोन आया था। तब मुझे पता चला कि सुमन ने उसको फ़ोन करके बुलाया था। कह रही थी कि मैं सारा दहेज अपने बेटी और दामाद के इस्तेमाल के लिए दिया है, लेकिन आपने सारा सामान हॉल में रखवा दिया है। सिर्फ एक पलंग, अलमारी और ड्रेसिंग उनके कमरे में रख कर आपने कर्तव्य की इतिश्री कर ली। आपकी तो उम्र हो गई है, आप उस सामान को अपने पास रखकर क्या करेंगी? लेकिन कम से कम बच्चों की इच्छाओं का सम्मान कीजिए। अब तो मेरी बेटी उस घर में तभी जाएगी जब उसके कमरे में ये सारा सामान सजेगा। अब तू ही बता बेटा कि तेरे उस छोटे से कमरे में सारा सामान कैसे आता? इसलिए मैंने तुझे कहा कि मेरा सामान तेरे कमरे में शिफ्ट कर दे और तू मेरा कमरा ले ले, तो कम से कम बहू का दहेज का सामान तो आ ही जाएगा। लेकिन जब सुमन दूसरी बार मायके गई तब भी मुझे यही लगा कि उसे अपने माता पिता की याद आ रही होगी, लेकिन ये भी मेरी गलतफहमी साबित हुआ। सुमन वहाँ पहुँची कि थोड़ी देर बाद ही उसकी माँ का फ़ोन आ गया। कहने लगी कि सुमन को मेरे कारण अपने गृहस्थी बसाने में बहुत दिक्कत होती है। बेचारी उनकी बेटी कुछ कह नहीं पाती और आपका बेटा आपका लिहाज कर जाता है। इसका मतलब यह नहीं कि आप उनका जीना दुश्वार करके रखो। आप तो सुबह सुबह अपने पूजा पाठ करने बैठ जाती हो, लेकिन मेरी बेटी की तो नींद खराब हो जाती है। देखिए समधन जी, समझाना मेरा फ़र्ज़ है।
आप तो अभी अभी नई सास बनी हैं, पर मुझे तो 2-2 बहुएं रखने का तजुर्बा है। बाकी आपकी मर्जी। अब समधन जी ने तुम्हारा ही नाम ले लिया था तो मुझे लगा कि तुम्हारी भी इसमें रजामंदी है, इसलिए मैंने पूजा घर अपने कमरे में शिफ्ट करवा दिया। लेकिन आज सिर्फ एक एलईडी के लिए उन्होंने मुझे कितना कुछ सुनाया। कहते कहते सुलोचना जी जोर जोर से रोने लगी। राहुल खूब देर तक माँ को चुप कराने की कोशिश करता रहा। जब माँ चुप नहीं हुई तो राहुल उठकर रसोई में गया और पानी का गिलास भर कर ले आया और सुलोचना जी को देकर चुप कराते हुए बोला, क्या कहा माँ उन लोगों ने? मुझे सब कुछ बताओ, मैं भी तो देखूं कौन किस हद तक जा सकता है। आखिर सुलोचना जी थोड़ी तसल्ली खाकर बोली, समधन जी कह रही थी कि इस उम्र में क्या मोह माया के चक्कर में पड़ी हो। मैं एलईडी मेरी बेटी के दहेज में ये सोच कर दी थी कि मेरी बेटी और दामाद एलईडी पर अपने कमरे में आराम से मूवी देखेंगे। वो लोग तो इसका कोई फ़ायदा उठा ही नहीं पाए। आपने तो एलईडी हॉल में लगवा दी। मेरी बेटी दामाद की मूवी की जगह इस पर आपके सत्संग चलते हैं। आपको कुछ समझ में नहीं आता कि उनकी भी ज़िंदगी है। अगर पानी सर से ऊपर निकल गया तो कहीं ऐसा ना हो कि बेटा बहू आपको छोड़कर अपना बंदोबस्त कहीं और कर ले या फिर आपको वृद्धाश्रम ही छोड़ आए। गलती सारी आपकी होगी, लेकिन बदनाम मेरी बेटी हो जाएगी। अब तू ही बता बेटा, मैंने उस समय भी तुझे इतना कहा था कि एलईडी अपने कमरे में लगा ले, लेकिन तू ही नहीं माना। मेरी क्या गलती है? अब तो जब समधन जी का फ़ोन आता है या सुमन मायके जाती है तो मुझे घबराहट सी होने लगती कि अब कौन सा नया बखेरा होने वाला है। तेरे पापा के जाने के बाद मैं बहुत संघर्ष करके तुझे पाला है। सारे रिश्तेदार साथ छोड़ चुके थे। सोचा था पूरी ज़िंदगी संघर्ष करते हुए गई, कम से कम तेरी शादी के बाद सुकून के कुछ पल भी जी लूँगी। पर सच कहूँ तो अब मुझे बहुत डर लगता है। कहते कहते सुलोचना जी के हाथ कांपने लगे थे, जीभ लड़खड़ाने लगी थी। ये देखकर राहुल को अपनी माँ पर तरस तो सुमन और उसकी माँ पर गुस्सा आ रहा था। मेरी माँ की कैसी हालत कर दी है। जैसे तैसे गुस्से को कंट्रोल कर राहुल सुलोचना जी को हिम्मत देते हुए बोला, माँ आपको मुझ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था क्या? आपको शुरुआत में ही मुझे सब बातें बोल देनी चाहिए थी ना। बेवजह परेशान होती रही। आप अगर शुरुआत में ही बोल देती तो उसका हल भी तभी निकल जाता। नहीं बेटा, ऐसी बातें नहीं हैं। जिस तरह से समधन जी बातें करती थी मुझे लगता था कि शायद इसमें तेरी भी राजामंदी है। सोचा भी कि तुझसे पूछ लूँ, फिर लगा कि सामान शिफ्ट करने से ही सारी समस्या का हल निकल रहा है तो क्या गलत है। पर इस बार तो समधन जी कुछ ज़्यादा ही बोल गई। सुलोचना जी ने अपनी तरफ से सफाई दी, वो अगर ज़्यादा बोलती नहीं तो शायद आप मुझे कुछ बताती भी नहीं। पर कोई बात नहीं, देर से ही सही, आखिर पता तो चला कि हमारे साथ हो क्या रहा है। आप परेशान मत होना माँ, अब उसका निर्णय तो बहुत जल्दी ही करूँगा। राहुल की बात सुनकर सुलोचना जी घबराते हुए बोली, नहीं नहीं बेटा, तुम ऐसा कोई कदम मत उठाना जिससे कोई समस्या खड़ी हो। मेरे कारण तेरी गृहस्थी खराब हो, मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगी। माँ, गृहस्थी किसी एक इंसान के भरोसे नहीं चलती, इसमें 2 लोगों का बराबर योगदान होता है। पर यहाँ तुम्हारी बहू योगदान नहीं जानती है तो उसे समझाना पड़ेगा। विश्वास करो माँ, इस रिश्ते को सिर्फ एक मौका और दे रहा हूँ, नहीं तो जिस तरह का ये रिश्ता है ना, इसका टूट जाना ही बेहतर है, क्योंकि ज़िंदगी भर के दुख से एक बार का दुख बेहतर है। बस अपने बेटे पर विश्वास रखिए, कल का दिन कुछ अलग कहानी लेकर आएगा। दूसरे दिन सुलोचना जी उठी तो देखा राहुल जाग चुका था और फ़ोन पर किसी से बातें कर रहा था। थोड़ी देर बाद सुलोचना जी चाय बनाकर ले आई और दोनों माँ बेटे चाय पीने बैठे। इतने में दरवाज़ा की डोरबेल बजी।
सुलोचना जी ने जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने 3 लोग खड़े थे। सुलोचना जी ने हैरानी से पूछा उन लोगों से, आपको किसी से मिलना है? तो उनमें से एक लड़का बोला, मैडम हमें राहुल भैया ने बुलाया है, आप उन्हें बुला दीजिए तो हम हमारा काम शुरू करें। इतने में राहुल खुद आ गया बाहर और आते ही बोला, अरे आ गए आप लोग, चलिए जल्दी जल्दी काम निपटाना है, मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सा सामान उठाना है। इतने में सुलोचना जी बोली, राहुल कौन सा सामान उठाने की बात कर रहे हो? यहाँ क्या चल रहा है, मुझे कोई कुछ बताएगा? माँ बस मेरा साथ दो, हर समस्या का समाधान होता है। कोई सीधे तरीके से समझता है तो कोई दूसरे तरीके से। जिस तरह की हरकतें वे लोग कर चुके हैं उससे इतना तो समझ में आ गया है कि उन्हें सीधा तरीका समझ में नहीं आता, तो बस अब दूसरे तरीके से समझा रहा हूँ। लेकिन तू करना क्या चाहता है, मुझे बता तो सही। अभी भी सुलोचना जी अपने बेटे से पूछे जा रही थी। माँ बस 1 मिनट, मैं अभी आया, कहकर राहुल उन लड़कों को कुछ समझा कर आ गया और जाकर सुलोचना जी से बोला, देखना मुझ पर विश्वास रखो और मेरा साथ दो, थोड़ा सा तो सख्त आपको भी बनना पड़ेगा। बस इतना विश्वास दिलाता हूँ कि गलत कुछ भी नहीं होगा। फिर राहुल ने अपनी योजना माँ को सुनाया। सुलोचना जी बोली, सब ठीक तो होगा ना बेटा? अभी भी अपनी माँ को हैरान परेशान देख राहुल बोला, अरे माँ क्यों टेंशन ले रही हो, अब आर या पार, बस अब क्या था। राहुल अपनी योजना पर अमल करने लगा। 2 घंटे बाद राहुल अपने ससुराल के दरवाजे पर था। जैसे ही उसने दरवाज़ा खटखटाया, बड़े साले साहब ने आकर दरवाज़ा खोला तो उस समय घर के लोग नाश्ता कर रहे थे। उसे घर आया देखकर सब लोग हैरान रह गए। सुमन की दोनों भाभी भी रसोई से निकलकर बाहर आ गई। खुद सुमन और उसकी माँ उसे वहाँ देखकर हैरान थी। इतने में ससुर जी बोले, अरे राहुल जी, आज अचानक आप यहाँ, सब खैरियत तो है ना? हाँ हाँ पापा जी, आप फिक्र मत कीजिए, सब खैरियत है। इतने में बड़े भैया भी बोले, अरे खरे खरे सब देख क्या रहे हो, राहुल जी आए हैं, उनके लिए भी चाय नाश्ता लगाओ। राहुल ने बड़ी नम्रता से हाथ जोड़कर कहा, नहीं भैया, मैं नाश्ता नहीं करूँगा, अभी मैं जल्दी में हूँ, ऑफिस भी जाना है, वो तो मैं ये सामान रखवाने आया था। राहुल की बात सुनकर सब आश्चर्य से एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। आखिर राहुल की माँ ने कहा, दामाद जी कौन सा सामान रखने की बात कर रहे हैं आप? उनकी बात सुनकर राहुल मुस्कुराया और बोला, वही जो बाहर ट्रक में है। ट्रक में? सब हैरान रह गए और फटाफट निकल कर बाहर आए। देखा तो ट्रक में वो सामान रखा था जो सुमन के मायके वालों ने उसे दहेज में दिया था। उस सामान को देखकर घर के सब लोग प्रश्नवाचक नज़रों से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। वही सुमन कभी अपनी माँ को तो कभी राहुल को देख रही थी। आस पड़ोस के लोग वहाँ खड़े होकर बातें करने लगे। सुमन की मम्मी बोली, दामाद जी ये क्या हरकत है, आप भला ये सामान यहाँ क्यों लेकर आए हैं? यहाँ ये सब लाने से पहले आपने एक बार भी नहीं सोचा कि हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? देखिए बाहर सब लोग खड़े होकर कैसे बातें कर रहे हैं। सुमन के पापा भी बोले, दामाद जी ये सब क्या है, मुझे तो अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। राहुल हाथ जोड़कर समझाते हुए बोला, देखिए ससुर जी, ये दहेज आपकी बेटी का है जिसे आप लोगों ने दिया है, लेकिन वो घर तो मेरी माँ का है जो मेरे पीछे पिताजी ने बनवाया था। माँ ने साफ साफ कह दिया है कि या तो तुम अपना नया मकान खरीद लो या फिर जिसका दहेज है उसके घर पहुँचा दो। मेरे घर में दहेज के लिए कोई जगह नहीं है। आखिर जब से ये दहेज घर आया है मेरा चैन और सुकून खो गया है। तभी बीच में सुमन की माँ बोली, आप कहना क्या चाहते हैं, साफ साफ कहिए, आखिर समस्या क्या है आपकी माँ को? राहुल मुस्कुरा कर बोला, बस यही सासू माँ कि अगर दहेज में आप मकान भी दे देती तो आपकी बेटी को थोड़ी सहूलियत हो जाती, उसे यूं परेशान नहीं होना पड़ता और उसे बार बार मायके आकर नहीं बैठना पड़ता।
राहुल की बात सुनकर ससुर जी और बड़े भैया सासू माँ को घूर कर देख रहे थे। वहाँ दोनों बहू की नज़र भी सासू माँ पर ही टिकी थी। सासू माँ ने तो चुप रहना ही ठीक समझा। आखिर उनकी पोल जो खुल रही थी, वो भी बेटे बहू के सामने। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि राहुल को सब पता चल चुका है। और उस बार तो समधन जी भी थोड़ी सख्त हो गई। लेकिन इतने में सुमन भी बोली, मेरे माता पिता की इज्जत की कोई परवाह नहीं है आपको। उनका दिया हुआ दहेज का सामान यहाँ लेकर आ गए। ये भी नहीं सोचा कि मेरे माता पिता के दिल पर क्या बीतेगी। बैठकर भी तो बात की जा सकती थी ना। उसकी बात सुनकर राहुल बोला, अच्छा बैठकर भी बातें होती है क्या? मुझे तो पता ही नहीं था, क्योंकि तुमने कभी हमसे बात ही नहीं की। जब भी कोई समस्या होती तो मायके आकर बैठ जाती थी। पीछे से सासू माँ फ़ोन करके मेरी माँ को परेशान करती थी। यहाँ तक कि मेरी माँ को धमकी दे डाली कि उनकी बात नहीं मानी गई तो कल को बेटा बहू अलग हो जाएंगे या आपको वृद्धाश्रम छोड़ाएंगे। तब तुम्हें मेरी माँ के बारे में ख्याल आया था। अब सुमन से भी कुछ कहते न बना। पर अब घर में सबको सामान और सासू माँ के बारे में पता चल चुका था। आखिर बेटी कैसी भी हो, आखिर है तो बेटी ही। एक पिता उसका घर टूटते कैसे देख सकता था। उसका घर न टूटे इसलिए ससुर जी हाथ जोड़कर राहुल से बोले, माफ़ करना दामाद जी, हमें तो लगता था कि हमारी बेटी हमसे खुशी खुशी मिलने आई है, वह भी आप लोगों की रजामंदी से। और आज तक जो हुआ सो हुआ, पर आज के बाद ऐसी कोई हरकत ना होगी जिसके कारण आपको और परेशान होना पड़े। अब आप हमारा थोड़ा सामान रख लीजिए। आप इस दहेज को यहाँ से रवाना कर दीजिए। अपने ससुर जी को हाथ जोड़े देखकर राहुल ने उनके हाथ को अपने हाथ में लेकर कहा, माफ़ करना पापा जी, मैं ये सब करना नहीं चाहता था, पर जिस तरीके से कल मेरी माँ को मैंने रोते देखा तब जाकर मैंने ये कदम उठाया। आखिरकार ससुर जी ने दहेज के ट्रक को वापस राहुल के घर भिजवा दिया और खुद सुमन और अपनी पत्नी को लेकर उनके घर की तरफ रवाना हुए। वहां जाकर समधन जी से माफ़ी मांगी और भविष्य में ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा उनको आश्वासन दिया। क्या राहुल ने सही कदम उठाया था? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।